हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने बैक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, थ्योरी हम उससे पहले ही पूरी कर चुके हैं। तो अब बारी आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज होके आ रही है, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये सेल वॉल इज अ टफ, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल जो होती है वो एक टफ रिजिड लेयर होती है दैट सराउंड्स द प्लांट सेल, मतलब एक टफ स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो प्लांट सेल्स को सराउंड करती है। अब इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक तरह से स्ट्रेंथ ही हो गया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब उसकी शेप साइज को मेंटेन करता है, और प्रोटेक्शन देता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए बारिश, गर्मी, सर्दी, इन सब से उसे प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। अब न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। न्यूक्लियस के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। कौन से तीन पार्ट्स हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आपको आगे एक क्वेश्चन है उसमें ही बता दूंगा। फिर है न्यूक्लियस का रोल क्या है। न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के। मैंने आपको बताया जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसके साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वो क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो सेल की जो एक्टिविटीज है उसको भी कंट्रोल करता है। फिर है व्हाट इज एन ऑर्गन। ऑर्गन हमें पता है क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पे आप इस लैंग्वेज को ऐसे मत लीजिएगा कि उसमें अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप के बहुत सारे टिश्यूज होते हैं उसमें। ऑर्गन क्या होगा, कंटेन्स मोर देन, मतलब ये लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें लिखा है कि एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि सिंगल टाइप का टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू इन अ लार्ज नंबर। सिंगल टाइप का टिश्यू लार्ज नंबर में, सो दैट इतने लार्ज हो जाते हैं वो कि हम उसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऑर्गन्स को तो हम देख सकते हैं इजीली नेक्ड आई से। तो इन जो कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू से जो ये बनता है इसे कहते हैं हम ऑर्गन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सिंगल सेल होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो मल्टीसेलुलर मतलब मेड ऑफ मोर देन वन सेल, वो उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। ये हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें न्यूक्लियस के बारे में बताना है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ डेंस राउंड बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल। बताया मैंने आपको, एनिमल सेल के तो सेंटर में होता है, और ये एनिमल सेल के सेंटर में, और प्लांट सेल जो होता है उसके बीच में वैक्यूल होता है, और साइड में न्यूक्लियस, मतलब पेरीफेरी ऑफ द प्लांट सेल। इट कंट्रोल्स द सेल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। उसका फंक्शन क्या है? सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और है क्या? एक डेंस राउंड बॉडी जो एनिमल सेल में सेंटर में और प्लांट सेल में मोस्टली पेरीफेरी पे, मतलब बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमने बुक जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें न्यूक्लियोलस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक स्फेरिकल बॉडी, अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये मैंने इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा होता नहीं है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के भी सेंटर पे, न्यूक्लियस के भी सेंटर पे एक बॉडी होती है स्फेरिकल, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये इसके बारे में शॉर्ट आंसर में हमें इतना बताना है। अब आगे आ जाता है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेल। कौन सी चीज है जो फंक्शन को कंट्रोल करती है सेल के? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल। फिर सिलेक्टिवली अलाउ थिंग्स टू एंटर एंड एग्जिट अ सेल। सेल मेम्ब्रेन ही तो सिलेक्टिव एंट्री और एग्जिट करता है।
और थर्ड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कौन करता है? वैसे हम मतलब हमने पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इसे ट्रांसफर करती है? दैट इज जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो ये ट्रांसफर करते हैं। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है जो प्रोवाइड करता है वेरियस चैनल्स, चैनल्स यहाँ पे मतलब हो गया वेरियस वेज, बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन अ सेल, सेल के जो मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मतलब ये हेल्प करता है। इट कनेक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पता हो। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो इसको कनेक्ट करता है अलग अलग रास्तों से वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? टाइनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अभी शॉर्ट आंसर है तो हम इतना ही लिखेंगे कि ये टाइनी कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग टाइप्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन which surrounds the cell cytoplasm। तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन या एक लेयर होती है सेल के बाहर जो सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है। शॉर्ट आंसर है, इतना ही लिखना है। The thin and delicate membrane surrounding the cell cytoplasm is called the cell membrane। यहाँ पे हमारे 10 शॉर्ट आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन, इसका फर्स्ट पार्ट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट, सेल वॉल तो है सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, बट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल्स एंड एज वेल एज प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और रिजिड होती है ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो थिन होती है और डेलिकेट होती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्शन नहीं होता ना, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो इसलिए ये बहुत ही थिन होती है और डेलिकेट होती है। डेलिकेट मतलब इजीली टूट जाती है। फिर इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। अब सेल वॉल का काम जो है वो तो सिर्फ प्रोटेक्शन है। अब वो ये नहीं देखती कि कौन सा सेल अंदर आ रहा है, कौन सा पार्टिकल, सेल नहीं, कौन सा पार्टिकल अंदर आ रहा है, कौन सा पार्टिकल बाहर जा रहा है। तो वो क्या करती है? सबकी एंट्री अलाउ करती है, सबका एग्जिट अलाउ करती है। अब ये सेल, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, तो जो सेल वॉल के अंदर एंटर हुआ उसको सेल के अंदर जाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, और मतलब परमिशन चाहिए होगी। और सिमिलरली जो एग्जिट कर रहा है उसको भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिशन होगी, परमिशन चाहिए होगी। तो इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल सब्सटेंस। सेल वॉल तो सबकी एंट्री और एग्जिट कर देता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ओनली। सेल वॉल में सबकी एंट्री और एग्जिट हो जाती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव सब्सटेंस की ही एंट्री या एग्जिट होता है। ये जो होता है सेल वॉल एक इनएक्टिव और नॉन लिविंग होता है, मतलब ये एक्टिव नहीं है और ना ही ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। और जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज एक्टिव, एक्टिव है और लिविंग भी है, इट इज एक्टिव एंड लिविंग। फिर आता है हमारे पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमने डिफरेंस पूछा ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब ये दोनों ही प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं। अगर आपको याद हो 3 टाइप होते हैं प्लास्टिड के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उसके ही 2 पार्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, हमने पढ़ा है कलरलेस प्लास्टिड है, जबकि ये एक ग्रीन प्लास्टिड है। ये कलरलेस है और ये ग्रीन है। इट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि रूट्स एंड मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जो स्टेम्स रूट ग्राउंड के अंदर जो स्टेम्स होती हैं उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। तो ये वहां पे प्रेजेंट होता है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीफ में और स्टेम में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट का हमने फंक्शन पढ़ा था, इट एक्ट्स एज स्टोरेज, मतलब ये हेल्प करता है फूड की स्टोरेज में, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। It helps in storage of food and it helps in photosynthesis.
फिर सी पार्ट है हमारे पास इसका, वैक्यूल्स इन प्लांट्स एंड वैक्यूल्स इन एनिमल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं, पढ़ा है हमने, देखा भी है सेल का डायग्राम, प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा एक सेंटर में एक वैक्यूल होता है और उसके साइड में न्यूक्लियस होता है। जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो या तो होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे साइज के प्रेजेंट होते हैं। इसमें वो अभी मैंने बताया सिर्फ एक ही वैक्यूल सेंट्रल बहुत ही लार्ज एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड। एनिमल सेल में छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि इसमें एक ही बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ये परमानेंट होता है, जो प्लांट्स में जो ये वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में टेम्पररी होता है। अगर मतलब वैसे तो होता ही नहीं ज्यादातर, और अगर होता भी है तो वो कुछ समय बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, क्योंकि एनिमल सेल को जरूरत नहीं पड़ती वैक्यूल की। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज करना होता है, तो एनिमल सेल को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सारी एनर्जी यूज अप हो जाती है। डी और लास्ट पार्ट है इसका, टिश्यू और ऑर्गन के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। टिश्यू जो होता है वो सिमिलर सेल से मिलकर बना है, ऑर्गन जो है वो सिमिलर टिश्यू से मिलकर बना है। मतलब सेल्स से बनता है टिश्यू, सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो हम लिख सकते हैं टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स, व्हाइल ऑर्गन इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टिश्यूज। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एंड ऑर्गन, ऑर्गन तो हमें पता ही है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर, किडनी और भी इतने सारे सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी में। सेकेंड क्वेश्चन लॉन्ग का, ये अभी फर्स्ट के 4 पार्ट्स हमने पूरे कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शनल रीजन ऑफ सेल? सेल के सारे जो रीजन हैं वो फंक्शनल नहीं होते ना, कुछ स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, कुछ अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। तो जो मेन फंक्शंस जो करते हैं सेल के, वो कौन से पार्ट्स हैं? तो मेन मतलब वो कौन से रीजन हैं? तो वो कौन से रीजन है? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? दिस इज द मेम्ब्रेन विच मेक्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल की आउटर बाउंड्री बनाता है। बहुत ही थिन डेलिकेट, ये प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी है, थिन होता है, डेलिकेट होता है और सेमी परमिएबल। अब जो हम बार बार ये पूरी सेंटेंस बोल रहे हैं ना कि वो सेलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट करता है सब्सटेंस की, हम उसकी जगह सिर्फ ये दो वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का पूरा अपने आप ही यही मतलब होता है कि इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब ही परमिशन होता है, अगर कोई चीज फुली परमिएबल है मतलब वो सबको जाने देगी। सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट, वाइल नॉन परमिएबल मतलब जो किसी को भी अंदर आने नहीं देगी, दैट इज नॉन परमिएबल। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा। हम बोलते हैं ना ये गाढ़ा है, गाढ़ी चीज है, तो विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, मतलब हनी जो है, जो शहद होता है, वो पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, उसे हम कहते हैं विस्कस। इट इज अ विस्कस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। विस्कस होता है, जेली लाइक होता है, जैसे जेली होती है उस तरीके का होता है, थोड़ा बाउंसी बाउंसी सा। एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट होता है और सेल में होता है, ये तो ऑब्वियसली सेल में ही होगा। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है कि वो सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। और बाकी हमें पता है सेल ऑर्गेनल्स के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे साइटोप्लाज्म में इंक्लूड हो जाते हैं। और थर्ड पार्ट आ जाता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द सेल। ये जितनी पूरी जो सेल की वर्किंग होती है वो सारी सेल की वर्किंग को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज अ डेंस ओवल बॉडी लाइंग इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, हमने पढ़ा है जो सेल मतलब अगर ये सिर्फ सेल है, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया, तो ये पूरा का पूरा होता है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ होता है न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म आ रहा है वो हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाकी हो जाता है साइटोप्लाज्म, जो मैं आपको पहले ही बताया है। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों में क्या कनेक्शन होता है कि टोटल पूरा प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म का एरिया न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है वो हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रह जाता है वो हो जाता है साइटोप्लाज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन डेलिकेट, फिर से वही सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो सेपरेट द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब अगर ये मान लो हमारे पास काफी सारे अलग अलग सेल्स हैं, तो हमने ये सेल्स कैसे बनाए हैं?
सबसे पहले तो हमने सेल की मेम्ब्रेन बनाई है ना। अब अगर यही नहीं होगी तो सेल के सारे अंदर के कंपोनेंट्स तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। जब ये होगी नहीं तो सारे कंपोनेंट्स मिक्स हो जाएंगे, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और साथ के जो एनवायरनमेंट है उससे भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। मान लो ये नहीं है तो ये सारे एनवायरनमेंट के साथ मिल जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउ सेल मेम्ब्रेन इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से भी सेपरेट करके रखता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करके रखता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसका, इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक डेफिनेट शेप देता है सेल को। अब वही अभी मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो शेपलेस हो जाएगा, आसपास की सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उसकी एक डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। तो सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, अब वो पोरस होता है। पोरस होने की वजह से इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिससे सब्सटेंस की अंदर एंट्री और बाहर एग्जिट होता है। It allows the movement of substance both inside and outside the cell. और डी पार्ट है इसका, इट्स पोरस स्ट्रक्चर हेल्प इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। मतलब रेगुलेट करता है मूवमेंट को, वही हो गया सेमी परमिएबल है, देखता है कि कौन सा मटेरियल बाहर आ रहा है, कौन सा मटेरियल अंदर आ रहा है, उसकी एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। वही पॉइंट, मतलब हम इस पॉइंट की जगह ये भी लिख सकते हैं कि इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल, दोनों का मीनिंग सेम है। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग का हमारे पास आ जाता है, डिफाइन न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स मेजर पार्ट्स। तो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम पूरा न्यूक्लियस के बारे में, जितना भी आपकी बुक में न्यूक्लियस के बारे में दे रखा है, तो वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस इज अ डेंस राउंड बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल एंड मोस्टली एट द पेरिफेरी ऑफ द प्लांट सेल्स। तो क्या है, ये एक डेंस राउंड बॉडी है सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल में और पेरिफेरी ऑफ द प्लांट सेल में। ये भी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। हमने ये बहुत बार सेंटेंस पढ़ लिया कि वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये एक्टिविटीज होती कौन सी हैं, डाइजेशन में जो डाइजेशन जैसी एक्टिविटीज हो गई, रेस्पिरेशन जैसी एक्टिविटीज हो गई, ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और अगर ये सब नहीं होंगे, ये सब एक्टिविटीज ढंग से नहीं होंगी, तो सेल विल अल्टीमेटली डाई। फिर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, जो सेल के जो अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करता है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है, ये कौन बताता है, ये न्यूक्लियस बताता है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर सेल डिवीजन नहीं होगी, न्यूक्लियस अगर सही से काम नहीं कर रहा तो सेल डिवीजन नहीं होगी। सेल डिवीजन नहीं होगी तो सेल जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जो सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय डिवीजन ओनली। जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं वो दो बन जाते हैं, फिर वो दो सेल्स और बड़े होते हैं, फिर वो और डिवाइड होते रहते हैं, तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस सेल डिवीजन नहीं करेगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब इसीलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसे ब्रेन कहते हैं सेल का। जैसे हमारे पास जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन बॉडी का, तो वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है। और फिर लास्ट आ जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी आपको पता है, क्रोमैटिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। मतलब ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होता है, फिर सेल डिवीजन के वक्त ये कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन और ये क्रोमोसोम्स बनाता है। तो इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे पूरे कर लिए हैं। अब हमारे चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन स्टार्ट कर देंगे।